एक तरफ प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है एक बुरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रातों की नींद खराब हो रही है दोस्तों। और खबर क्या है मैं आपको बताता हूँ। खबर है CSDS का एक सर्वे, और ये सर्वे उन्होंने उत्तर प्रदेश में लिया है। जी हाँ, वो उत्तर प्रदेश जिसने एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी को 72 सीटें दी थी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार सांसद बन चुके हैं। हालांकि इस बार जब वो सांसद बने तो बामुश्किल 1.5 लाख वोटों से जीते। मगर आपके जहन में एक सवाल होगा और उत्सुकता होगी कि आखिर ये बुरी खबर क्या है। ये बुरी खबर ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद CSDS जनता के बीच गया और उसने एक सवाल पूछा। सवाल ये कि प्रधानमंत्री पद के लिए कौन वाजिब है, कौन बेहतर है। और क्या आप जानते हैं कि जो नतीजे आए उसमें 36% लोगों ने राहुल गांधी में अपना विश्वास जतलाया और 32% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना विश्वास जतलाया। एक बार फिर इस आंकड़े को देखिए, 36% राहुल गांधी, 32% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल होगा। आपके जहन में सवाल होगा कि भाई सिर्फ 4% का फर्क है। नहीं, खबर ये नहीं है। पहली बात ये कि राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय हैं। और ये वो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, ये ना भूलें कि एक जमाने में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के आसपास कोई नहीं था। प्रधानमंत्री की 70% लोकप्रियता थी और आज वो 70% आकर गिर गया है 32%। इस गिरावट को देखिए दोस्तों, 70% से 32%। अब आप समझे, इस संसद के अपने संबोधन में जहां उन्हें एनडीए ने अपने नेता के तौर पर चुना था, प्रधानमंत्री ने आखिर राहुल गांधी के 11 साल पुराने एक्शन की चर्चा क्यों की थी। जब उन्होंने एक पेपर को फाड़ दिया था, प्रधानमंत्री आखिर क्यों कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी तो वो हैं जिन्होंने अपने ही पार्टी के प्रधानमंत्री का अपमान किया। जबकि वो बात पुरानी हो चुकी, फिर भी प्रधानमंत्री उसकी याद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी उनके सपनों में आने लगे हैं। और अब CSDS का सर्वे सामने आ रहा है दोस्तों। कई अन्य बुरी खबरें भी मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में जिस तरह का मुस्लिम विरोधी सियासत करती रही है, अब उसके लिए करना नामुमकिन हो जाएगा। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। मगर एक और खबर आपकी स्क्रीन पर, यह खबर ये बता रही है कि राहुल गांधी ने 2 यात्राएं की थी, एक भारत जोड़ो यात्रा और एक न्याय यात्रा। और इस न्याय यात्रा का परिणाम ये था कि कांग्रेस को 41 सीटों का फायदा हुआ इन 2 यात्राओं की वजह से। ये ना भूलें दोस्तों कि ये वो यात्राएं थीं जिसे मीडिया ने दिखाया ही नहीं। कल्पना कीजिए, अगर इन 2 यात्राओं को मीडिया, जो कि 99% घरों तक पहुंचता है, जो करोड़ों घरों तक पहुंचता है, अगर ये यात्राएं दिखाई गई होती तो इसका क्या असर पड़ता। हालांकि ये भी हकीकत है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों में उसका सूबड़ा साफ हो गया। छत्तीसगढ़ में भी कुछ कमाल नहीं कर पाई कांग्रेस। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कम से कम इन राज्यों में ये यात्रा नाकाम रही। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा ने पूरी कांग्रेस को खरीद लिया था। भीख चुनावों से पहले कमलनाथ अपने बेटे के साथ भाजपा में जाना चाहते थे। जब मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तब कमलनाथ ने कांग्रेस की मदद करने से इनकार कर दिया था। छत्तीसगढ़ के अंदर एक अलग किस्म का सिविल वॉर चल रहा था कांग्रेस के अंदर। नेता आपस में लड़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं था। उसके नेता सही तरीके से कैंपेनिंग नहीं कर पा रहे थे इन राज्यों में। क्या ये वजह था कि इन राज्यों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया? आप सोचिए, अगर राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के नेताओं को सामने बिठाकर उनसे ये कहें कि भाई अपने मतभेद को दूर कर लीजिए, अगर वो मध्य प्रदेश में पार्टी के अंदर नए तरीके से जान फूके हैं, तो सोचिए अगले लोकसभा चुनावों में इन राज्यों से भाजपा को कितनी कठिन चुनौती मिलने वाली है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों में राहुल गांधी आ रहे हैं। इसलिए उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल का सबब बनते जा रहे हैं राहुल गांधी। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश कह रहा है
36% राहुल गांधी और 32% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने एक और चीज पर गौर किया होगा जिसकी तरफ मैंने आपका ध्यान बार बार खींचा है। जब से चुनावी नतीजे आए हैं, प्रधानमंत्री ने एक भी जगह जय श्री राम के नारे नहीं लगाए। वो जय जगन्नाथ के नारे लगा रहे हैं, जिसका असर उड़ीसा में है, जहां पर भाजपा सत्ता में आ गई है, मगर जय श्री राम के नारे नहीं लगाए जा रहे हैं। उल्टा अयोध्या की जनता को, फैजाबाद की जनता को भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं लगातार गाली दे रहे हैं दोस्तों। इनके कई समर्थक ये तक कह रहे हैं कि भाई अगर आप अयोध्या जाएं राम मंदिर में दर्शन करने, तो वहां स्थानीय लोगों को मदद ना करें, स्थानीय लोगों की मदद ना करें, उनके बिजनेस को पनपने ना दें। इतनी शर्म की बात है ना दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कोई हिंदू हितैषी नहीं है। ये लोग मुस्लिम विरोध की राजनीति करते हैं, मगर ऐसा नहीं कि इनके मन में हिंदू का दर्द है या श्री राम को लेकर इनमें कोई आस्था है, बिल्कुल नहीं है। देखा ना, प्रधानमंत्री जय श्री राम भूल गए। अयोध्या की जनता को गाली दी जा रही है, वहां के हिंदुओं को गालियां दी जा रही हैं। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ यह हुआ कि मुसलमानों को भी जो टारगेट किया जाता है ना, वो सिर्फ सियासत के लिए किया जाता है, ताकि उन्हें वोट मिल सके, ताकि आपके हिंदुओं के वोट उन्हें मिल सकें। वरना अगर हिंदुओं की इतनी परवाह होती, तो जब दिल्ली पुलिस ने हमारी हिंदू महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटा था, तो दिल में दर्द होना चाहिए था ना। मगर इन्हीं महिला पहलवानों को, जो हिंदू थी, भाजपा के अंधभक्त गाली दे रहे थे, भाजपा के नेता गाली दे रहे थे। और बात वहां नहीं होती, याद कीजिएगा, उत्तराखंड की अंकिता, उसे मौत की घाट उतार दिया था और आरोप लगा था भाजपा के नेता के बेटा पर। उसका नाम पुलकित आर्या था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हिंदू बेटी थी ना, मगर आप इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या कोई भाजपा का नेता गया था अंकिता के पक्ष में आवाज उठाने? क्योंकि अंकिता तो हिंदू थी। आवाज क्यों नहीं उठाई गई? क्योंकि कटघरे में भाजपा का नेता था। यानी कि इनके मन में सिर्फ भाजपा को बढ़ावा देना है और उसके इंटरेस्ट उसके ही हित हैं, हिंदू के हित में ही है। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों कि तीसरी पारी की शुरुआत हो रही है और अब प्रधानमंत्री पूरी तरह से आश्रित हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर। मगर इन दोनों की एक और तस्वीर देखिए दोस्तों, देखिए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नमाज पढ़ रहे हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर इसी तरह की तस्वीर राहुल गांधी की आई होती, इसी तरह की तस्वीर जब अरविंद केजरीवाल की आती है या अखिलेश यादव की आती है, तो भाजपा इस तरह से उन पर निशाना साधती है, उन्हें मुस्लिम परस्त बताती है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती है। मगर आज जिन दो लोगों पर इनका भविष्य आश्रित है, वो इस तरह से नमाज पढ़ रहे हैं। इनकी बेरोज़ी तस्वीरें हैं। क्या भाजपा इनके खिलाफ कुछ बोलेगी? क्या भाजपा के अंधभक्त, उनके समर्थक, जो ऐसी तस्वीरों के सहारे विपक्ष पर निशाना साधते थे, मुसलमानों पर निशाना साधते थे, कुछ कहेंगे? बात वहां तक नहीं रुकी हुई दोस्तों। अगर आप टीडीपी के घोषणा पत्र पर मगा डालें, इसमें मुसलमानों के उत्थान के बारे में कई बातें कही देंगी, कई बातें कही देंगी, और कहनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों के उत्थान के बारे में, बल्कि अन्य जो अल्पसंख्यक हैं यानी ईसाइयों के उत्थान के बारे में भी कई बातें कही हैं। क्योंकि देखिए, आफ्टर ऑल माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक इस देश के नागरिक हैं, हम इन्हें भूल तो नहीं सकते ना। तो पीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा मुसलमानों को कई चीजें देने का ऐलान किया। अब याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कितना झूठ बोला था कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में। इधर आपकी 2 भैंसें होंगी, तो 1 भैंस कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी, आप तो मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देगी, मुसलमानों को पुष्पैक या ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताया था मुझे, और मैं जाने क्या क्या मछली, मटन, नोबल सकड़े की बातें की। मगर भाजपा इस सवाल का जवाब दे कि पीडीपी के घोषणा पत्र में मुसलमानों को कई चीजें देने की बात कही गई है। अब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि पीडीपी घोषणा पत्र में क्या क्या लिखा हुआ है, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं आने वाली राजनीति की तरफ इशारा भी कर रहा है।